मान लीजिए कोई मैराथन दौड़ रहा है, रफ्तार भी काफी अच्छी है और सब कुछ एकदम नियंत्रण में है, लेकिन अचानक बीच रास्ते में कोई आपके हाथ में गिटार थमा देता है। अच्छा। हाँ, और कहता है कि देखो दौड़ते हुए ना एक बेहतरीन रॉक सोलो भी बजाना है। वाओ, ये तो मतलब काफी अजीब है। और हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, 10 मिनट के अंदर किसी के घर का राशन भी डिलीवर करना है। ये तो एकदम इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। बिल्कुल, सुनने में ये एक भयानक आइडेंटिटी क्राइसिस लगता है ना, लेकिन अगर हम आज के ई कॉमर्स और रिटेल की दुनिया को देखें ना, तो नायका की स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। सही कहा आपने। मतलब एक समय था जब ये सिर्फ एक ब्यूटी प्लेटफॉर्म था, जहां से कोई भी अपना पसंदीदा काजल या सिरम मंगवाता था। वो उनका कोर बिजनेस था। हाँ, लेकिन अब ये एक विशाल लाइफस्टाइल और ओमनी चैनल ब्रांड बन चुका है, जो मतलब कई अलग अलग दिशाओं में एक साथ दौड़ रहा है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और इसी जटिलता को सुलझाने के लिए हमारे पास आज कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, मैंने देखा वो, जो इस पूरी तस्वीर को ना एकदम अलग-अलग एंगल से दिखाते हैं। हम फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तिमाही के अनुमानों वाली एक ताज़ा न्यूज़ रिपोर्ट देख रहे हैं। वो नंबर्स काफी कुछ कहते हैं। इसके अलावा बाजार की 2 दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स हैं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और ICICI सिक्योरिटीज, जिनके नजरिए मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, राइट? एकदम विपरीत। और इस पूरे कमर्शियल पहेली में जो कंज्यूमर बिहेवियर है ना, उसे समझने के लिए हम ओमनी चैनल मार्केटिंग के मनोविज्ञान पर छपे एक एकेडमिक रिसर्च पेपर का भी विश्लेषण करेंगे। चलिए फिर इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं नायका की उस दोहरे इंजन वाली ग्रोथ से, डुअल इंजन ग्रोथ रणनीति। हाँ, ये टर्म काफी यूज हो रहा है आजकल। बिल्कुल, जो अनुमानित आंकड़े सामने आए हैं वो कहानी का एक बहुत ही स्पष्ट हिस्सा बयां करते हैं। नायका के ओवरऑल रेवेन्यू में लगभग 30% की सालाना वृद्धि का अनुमान है। 30%? काफी बड़ा नंबर है ना? लेकिन जब हम इस 30% के अंदर झांकते हैं तो असल तस्वीर दिखती है। जो उनका मुख्य ब्यूटी सेगमेंट है, वो लेट 20s मतलब 25 से 29% के बीच की एक स्थिर ग्रोथ दिखा रहा है। वो स्टेबल हो गया है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ उनका जो फैशन सेगमेंट है, वो रेवेन्यू में लगभग 50% का भारी उछाल दिखा रहा है। 50%? मतलब ये तो बहुत मैसिव जंप है। बिल्कुल यार, अगर इससे मैं एक म्यूजिक बैंड की तरह समझाऊं ना, तो ब्यूटी सेगमेंट उस बैंड के लीड सिंगर की तरह है, जो हमेशा से हिट गाने दे रहा है, जो भरोसेमंद है। एकदम स्टेबल परफॉर्मर। और फैशन सेगमेंट वो नया गिटारिस्ट है जो अचानक से आगे आता है, सारे बेहतरीन सोलोज ले रहा है और पूरी लाइमलाइट चुरा रहा है। वाओ, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है ना, वो ये है कि किसी भी व्यवसाय में एक समय के बाद प्रमुख सेगमेंट में एक स्वाभाविक मैच्योरिटी आ जाती है। मतलब एक ठहराव आ जाता है, राइट? बिल्कुल, एक ठहराव। नायका का ब्यूटी सेगमेंट उनका कैश काउ है। भारत के टियर 1 शहरों में जो लोग प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते थे, वो पहले ही नायका के ग्राहक बन चुके हैं। तो मतलब मार्केट सैचुरेट हो रहा है उनके लिए। एग्जैक्टली। अब जब आपका बेस इतना बड़ा हो जाता है ना, तो हर साल वहां से 50 या 60% की ग्रोथ निकालना गणितीय रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है, बेस इफेक्ट की वजह से। हाँ, तो इसी ठहराव को संतुलित करने के लिए नायका ने अपना दूसरा इंजन चालू किया, फैशन। और वो भी सिर्फ बेसिक टी-शर्ट्स नहीं बेच रहा है, मैंने सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका पूरा फोकस टियर 1 और टियर 2 शहरों में प्रीमियम अपैरल मार्केट पर है। लेकिन प्रीमियम फैशन बेचना इतना आसान भी तो नहीं है ना? मतलब परिधानों का बाजार बहुत ही विखंडित है, हर कोई कपड़े बेच रहा है आज। हाँ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में किसी नए ग्राहक को अपनी ओर खींचने की लागत, जिसे हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या कैक कहते हैं, वो तो बहुत ज्यादा होती होगी। बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आज के समय में गूगल या मेटा पर विज्ञापन चलाना कोई सस्ता सौदा नहीं रह गया है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा आपने। और यही वो बिंदु है जहां नायका की रणनीति ऑनलाइन से बाहर निकलती है। अच्छा, मतलब ऑफलाइन की तरफ? हाँ, जब डिजिटल विज्ञापन बहुत महंगे हो जाते हैं ना, तो आपको कस्टमर एक्विजिशन के नए तरीके खोजने पड़ते हैं, और यही हमें उन 324 फिजिकल स्टोर्स की ओर ले जाता है जो नायका ने खोले हैं। 324?
ये तो काफी बड़ा नंबर है। पिछले 12 महीनों में उनकी ऑफलाइन कैपेसिटी में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। वाओ, ये एक बहुत ही आक्रामक विस्तार है। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या ये सिर्फ मार्केटिंग का तरीका है या इसके पीछे कुछ और भी है? इसके पीछे पूरा कंज्यूमर साइकोलॉजी काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जो ओमनी चैनल मार्केटिंग पर एकेडमिक रिसर्च पेपर हैं, उसके आंकड़े ग्राहकों की मानसिकता के बारे में कुछ बहुत ही गहरे संकेत देते हैं। बिल्कुल, वो पेपर बहुत कुछ क्लियर करता है। इस अध्ययन के अनुसार 38% ग्राहकों का खरीदारी का निर्णय डिस्काउंट से प्रभावित होता है, जबकि 33% ग्राहक रिकमेंडेशन या सलाह के आधार पर खरीदारी करते हैं। वो सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। और दिलचस्प बात यह है कि 55% ग्राहकों का मानना है कि इन ओमनी चैनल रणनीतियों से ब्रांड लॉयल्टी पर सिर्फ थोड़ा ही प्रभाव पड़ता है। उस रिसर्च में एक और डेटा पॉइंट है जो इस पूरी पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो क्या है? अध्ययन में पाया गया कि ग्राहक की उम्र का अंदाजा उनकी संतुष्टि पर सीधा और गहरा असर होता है, जबकि जेंडर का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा डीकोड करते हैं। उम्र का इतना बड़ा असर क्यों है? मतलब जेंडर तो समझ आता है, क्योंकि आज के समय में स्किन केयर और ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स लाइक जेंडर न्यूट्रल हो रहे हैं। हाँ, लड़के भी स्किन केयर काफी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उम्र कैसे तय कर रही है कि कोई ओमनी चैनल अनुभव से खुश है या नहीं? इसके पीछे का मनोविज्ञान ना बहुत सीधा है। अगर हम एक 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट को देखें, तो उसका मुख्य फोकस इस बात पे होता है कि 40% का डिस्काउंट कूपन कहाँ मिल रहा है। हाँ, और डिलीवरी कितनी जल्दी हो रही है, राइट? एग्जैक्टली। उनके लिए डिजिटल अनुभव ही सब कुछ है। लेकिन अगर हम एक 45 साल के ग्राहक को देखें जो लाइक 5,000 रुपए की कोई प्रीमियम एंटी एजिंग क्रीम खरीद रहा है, या कोई बहुत महंगा फाउंडेशन खरीद रहा है, कर शेड का अंदाजा नहीं लगाना चाहेगा, वो स्टोर में जाना चाहेगा, ब्यूटी एडवाइजर से बात करना चाहेगा और प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर टेस्ट करना चाहेगा। उसे वो टच एंड फील और रिकमेंडेशन चाहिए होता है। हाँ, तो उम्र के साथ प्रीमियम खरीदारी में ट्रस्ट फैक्टर बहुत अहम हो जाता है, और ये जो 324 फिजिकल स्टोर्स है ना, ये वही ट्रस्ट बना रहे हैं। वाह, ये तर्क समझ में आता है। जब इंसान महंगा सामान खरीद रहा है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता। बिल्कुल नहीं लेना चाहता। और एक कंपनी के नजरिए से देखें तो जब कोई ग्राहक स्टोर में आकर सही फाउंडेशन शेड चुनता है, तो प्रोडक्ट के रिटर्न होने की संभावना बहुत कम हो जाती है ना? बिल्कुल। और ई कॉमर्स में रिटर्न्स एक बहुत बड़ा खर्च होते हैं। हाँ, लॉजिस्टिक्स का डबल पैसा लगता है। हाँ, सही कहा, रिटर्न्स एक बड़ा खर्च है, लेकिन उससे भी बड़ा खर्च कुछ और है। अच्छा, वो क्या है? देखेंगे तो हम आधी तस्वीर ही समझ पाएंगे। मतलब इनका कोई और भी काम है? हाँ, ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ी लागत लास्ट माइल डिलीवरी की होती है। लास्ट माइल मतलब वो जो घर तक पैकेट पहुंचता है। बिल्कुल। सोचिए, एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक विशाल गोदाम से शहर के बीचों बीच रहने वाले किसी व्यक्ति को एक लिपस्टिक पहुंचाने में बहुत पैसा और समय लगता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो 324 स्टोर्स हैं, ये सिर्फ शोरूम नहीं है? नहीं, ये और भी बहुत कुछ है। ये लाइक छोटे छोटे डिलीवरी हब के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब आपके पास शहर के बीचों बीच इन्वेंट्री रखी हुई है। एग्जैक्टली। तो जब उसी इलाके से कोई ऑनलाइन ऑर्डर आता है, तो आप उस ऑर्डर को बाहरी गोदाम की जगह उस लोकल स्टोर से भेज सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़े आप। इससे न सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट कम होती है, बल्कि स्पीड भी बहुत बढ़ जाती है। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट प्ले है। लेकिन स्पीड की ये जो मांग है, मतलब यही इस वक्त ई कॉमर्स का सबसे हिंसक युद्ध का मैदान है ना? हाँ, सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड आज के टाइम पे। क्योंकि आज का ग्राहक इंतजार नहीं करना चाहता, और ये हमें उस खतरे की ओर ले जाता है जिसने नायका के बिजनेस मॉडल पर सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आप क्विक कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्विक कॉमर्स। यहीं पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट एक बहुत ही गंभीर और डराने वाली तस्वीर पेश करती है। कोटक की रिपोर्ट वाकई काफी अग्रेसिव है इस मामले में। बहुत अग्रेसिव है। कोटक ने नायका के स्टॉक को सीधे डाउनग्रेड करके सेल रेटिंग दी है, और उनका टारगेट प्राइस महज 190 रुपए रखा है। हाँ, 190 तो काफी कम है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण ज़ेप्टो और ब्लिंकिट जैसी कंपनियां हैं। मतलब जो प्लेटफॉर्म्स कभी सिर्फ 10 मिनट में धनिया और दूध पहुंचाने के लिए जाने जाते थे। हाँ, ग्रोसरी तक ही लिमिटेड थे वो। बिल्कुल। लेकिन वे अब महंगे स्किन केयर सीरम,
काजल और परफ्यूम बेच रहे हैं। ये शिफ्ट बहुत तेजी से हुआ है, लेकिन कोटक की रिपोर्ट का डेटा ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भी रेखांकित करता है। वो क्या है? क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री तेजी से बढ़ तो रही है, लेकिन अगर हम इन्वेंट्री की गहराई या SKUs मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट्स की तुलना करें ना, तो ये एक बिल्कुल अलग खेल है। अच्छा, वैरायटी का फर्क है क्या? बहुत बड़ा फर्क है। ज़ेप्टो या ब्लिंकिट के पास नायका की तुलना में केवल 4% से 8% ही वैरायटी है। वाव, सिर्फ 4 से 8%? हाँ, आंकड़ों के अनुसार नायका के पास कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर और हेयर केयर जैसे वर्गों में लगभग 76,000 SKUs हैं। 76,000 प्रोडक्ट्स? बिल्कुल। इसके विपरीत क्विक कॉमर्स के पास औसतन सिर्फ 4 से 6,000 SKUs ही होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, ये एक विशाल स्पेशलाइज्ड ब्यूटी सुपरमार्केट और सड़क किनारे वाले एक सुविधा स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर के बीच की लड़ाई है। एकदम सही एनालॉजी है। उस सुविधा स्टोर में ना आपको दुनिया के हर ब्रांड का हर खास शेड या कोई बहुत ही नया कोरियन स्किन केयर ब्रांड नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास शेल्फ स्पेस ही नहीं है। हाँ, जगह की कमी है, इसलिए वे सिर्फ वही 100 या 200 चीजें रखते हैं जो रोज में बिकती हैं। हाँ, फास्ट मूविंग आइटम्स। बिल्कुल। लेकिन उनकी ताकत यह है कि आपको जो बेसिक चीज चाहिए ना, वो 10 मिनट में आपके घर पर होगी, जबकि नायका के पास 76,000 प्रोडक्ट्स का समुंदर है। लेकिन उस समुंदर को आपके घर तक पहुंचने में 2 दिन लगते हैं। और यही वो दबाव है जो नायका को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं इसके लिए? नायका सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वे अब 63 शहरों में सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी लागू कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वो भी क्विक कॉमर्स की स्पीड मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यानी वे भी क्विक कॉमर्स की इस स्पीड वाली रेस में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, मुझे लगता है। 63 शहरों में सेम डे डिलीवरी करने का मतलब है कि आपको हर शहर में छोटे छोटे लोकल माइक्रो वेयर हाउस बनाने होंगे। बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, कैपेक्स बढ़ेगा। हाँ, और उससे भी बड़ी समस्या है ना स्प्लिट शिपमेंट की। मतलब मान लीजिए मैंने नायका से एक लिपस्टिक और एक शैम्पू ऑर्डर किया। अब लिपस्टिक एक डार्क स्टोर में है और शैम्पू किसी दूसरे डार्क स्टोर में। तो सेम डे डिलीवरी की शर्त पूरी करने के लिए कंपनियों दोनों को एक बॉक्स में पैक करने का इंतजार नहीं कर सकती। उनके पास टाइम ही नहीं है। राइट। वे 2 अलग अलग डिलीवरी बॉयज के जरिए 2 अलग अलग पैकेट भेजेंगे। और यही बात कोटक के विश्लेषकों की रातों की नींद उड़ा रही है। कॉस्ट के चक्कर में? बिल्कुल। जब आप एक ही ऑर्डर को कई हिस्सों में बांटकर भेजते हैं ना, तो आपकी पैकेजिंग कॉस्ट और डिलीवरी कॉस्ट दुगनी हो जाती है। मार्जिन तो यहीं खत्म हो जाएगा। इसे ही फुलफिलमेंट कॉस्ट का बढ़ना कहते हैं। आप 10 मिनट या सेम डे डिलीवरी तो दे रहे हैं, लेकिन हर एक ऑर्डर को पूरा करने में आपका मार्जिन खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए कोटक ने सेल रेटिंग दी है। हाँ, कोटक का साफ मानना है कि इस तेज डिलीवरी की होड़ में नायका के ईबिटा मार्जिन गिरेंगे और इसी वजह से उन्होंने कंपनी के अर्निंग एस्टिमेट्स में 7 से 11% की कटौती की है। वाव। तो अगर हम सिर्फ कोटक की सुने ना, तो स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण लग रही है। बहुत चुनौतीपूर्ण है। मतलब एक तरफ क्विक कॉमर्स आपके रोजमर्रा बिकने वाले प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर खा रहा है और दूसरी तरफ उनसे मुकाबला करने के चक्कर में आपकी खुद की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आसमान छू रही है। ऐसा लग रहा है कि वो दोनों तरफ से फंस गए हैं। हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अच्छा। हमारे सामने जो दूसरी ब्रोकर रिपोर्ट है ना, ICICI सिक्योरिटीज की, वो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाती है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने नायका के स्टॉक को एड रेटिंग दी है और उनका टारगेट प्राइस 300 रुपए है, जो कोटक के 190 रुपए से बहुत ज्यादा है। वाओ, ये तो बिल्कुल अपोजिट व्यू है। ये अंतर क्यों है इतना? ये अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों फर्म्स कंपनी को मापने के लिए ना बिल्कुल अलग अलग पैमानों का इस्तेमाल कर रही हैं। ICICI किस चीज पर फोकस कर रहा है? ICICI के फाइनेंशियल ईयर 26 के अनुमानों पर नजर डालें तो वे सिर्फ डिलीवरी कॉस्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन जगहों को देख रहे हैं जहां से नायका वास्तव में मोटा मुनाफा कमा सकता है। वो कौन सी जगहें हैं? सबसे पहला और बड़ा संकेत है उनका विज्ञापन राजस्व या एड रेवेन्यू। रिपोर्ट बताती है कि इसमें 12.7% की सालाना वृद्धि हुई है। वो 12.7%? ये विज्ञापन राजस्व ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक छिपी हुई सोने की खदान है, सच बताऊं तो। बिल्कुल।
इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जब कोई कॉस्मेटिक ब्रांड चाहता है कि जब कोई ग्राहक नायका पर सनस्क्रीन सर्च करे तो उसका प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखे। हाँ, तो वो ब्रांड नायका को पैसे देता है। इसमें कोई डिलीवरी कॉस्ट नहीं है, कोई वेयरहाउस नहीं है, ये लगभग शुद्ध मुनाफा है, प्योर प्रॉफिट जिसे कहते हैं। राइट। तो अगर ये रेवेन्यू 12.7% बढ़ रहा है तो ये सीधे तौर पर कंपनी के बॉटम लाइन यानी मुनाफे में जुड़ता है। इसके साथ ही जिस फैशन सेगमेंट के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी ना, वो भी अब सुधार की ओर है। अच्छा, उसके मार्जिन्स कैसे हैं अब? फैशन का एबिडा घाटा अब कम होकर -2% रह गया है। ये तो काफी इंप्रूवमेंट है। हाँ, लेकिन ICICI की रिपोर्ट जिस चीज पर सबसे ज्यादा बुलिश या उत्साहित है ना, वो नायका का B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। ओ हाँ, उनका B2B सुपरस्टोर। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है कि ये प्लेटफॉर्म अब 3,59,000 रिटेलर्स तक पहुंच चुका है। 3,59,000 ये नंबर बहुत बड़ा है और इस सुपरस्टोर के काम करने के तरीके को समझना ना बहुत जरूरी है। वो कैसे काम करता है? नायका सिर्फ आम ग्राहकों यानी B2C को ही सामान नहीं बेच रहा है, वो देश भर के छोटे ब्यूटी पार्लर्स, लोकल सलून्स और किराना स्टाइल कॉस्मेटिक दुकानों को भी थोक में माल सप्लाई कर रहे हैं। मतलब पूरा होलसेल मार्केट भी कैप्चर कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू या GMV 23% बढ़ा है। वाओ, 23%? अब सोचिए, जब नायका 3.5 लाख से ज्यादा दुकानों को माल सप्लाई करता है ना, तो लॉरियल या लैक्मे जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उनकी सौदेबाजी की ताकत या बार्गेनिंग पावर कितनी बढ़ जाती है। हाँ, वो तो वॉल्यूम डिस्काउंट मांग सकते हैं। एग्जैक्टली, वे भारी मात्रा में इन्वेंट्री खरीदते हैं जिससे उन्हें बहुत अच्छे मार्जिन मिलते हैं। मतलब वे पूरी सप्लाई चेन के बीच में बैठकर पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो बहुत पावरफुल पोजीशन है। बहुत पावरफुल है। और ICICI की रिपोर्ट में ना एक और साझेदारी का जिक्र है जिसने मेरा ध्यान खींचा, नाइकी के साथ उनकी D2C पार्टनरशिप। नाइकी वाली डील। रिपोर्ट कहती है कि ये नायका को सिर्फ एक मार्केटप्लेस से आगे बढ़ाकर एक फुल स्टैक फैशन ऑपरेटर बनाता है। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है सच में। एक सामान्य मार्केटप्लेस मॉडल में ना नायका केवल एक वेबसाइट है जहां नाइकी अपने जूते बेचता है। हाँ, लाइक Amazon या किसी और प्लेटफॉर्म की तरह। बिल्कुल, इन्वेंट्री नाइकी की होती है, डिलीवरी शायद नाइकी करे, और नायका बीच में सिर्फ एक कमीशन लेता है। तो फुल स्टैक में क्या अलग है? फुल स्टैक ऑपरेटर होने का मतलब है कि नायका पूरी जिम्मेदारी ले रहा है। मतलब कस्टमर को विज्ञापन दिखाने से लेकर वेबसाइट का अनुभव, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लास्ट माइल डिलीवरी तक सब कुछ नायका के इकोसिस्टम के अंदर हो रहा है। वाओ, ये तो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन हो गया। हाँ, इससे नायका को उस ग्राहक के डेटा और अनुभव पर ना पूरा नियंत्रण मिलता है। और शायद यही वो जगह है जहां कोटक और ICICI के नजरिए टकराते हैं। हाँ। मतलब कोटक कह रहा है कि आज जो तुम सेम डे डिलीवरी कर रहे हो उसकी कॉस्ट तुम्हें डुबो देगी। हाँ, वो शॉर्ट टर्म पेन देख रहे हैं। और ICICI कह रहा है कि जो इकोसिस्टम तुम बना रहे हो ना, लाइक विज्ञापनों से पैसा, B2B से स्केल और ब्रांड्स के साथ फुल स्टैक पार्टनरशिप, वो तुम्हें लंबी रेस में जुटाएगा। एकदम सही। और इसमें एक और परत है जो डिलीवरी कॉस्ट के इस डर को कम कर सकती है। अच्छा, वो क्या है? वो है हाउस ऑफ नायका। नायका सिर्फ दूसरों के ब्रांड्स नहीं बेचता, उनके खुद के ओन ब्रांड्स भी हैं। हाँ, मैंने देखा है वेबसाइट पे। उदाहरण के लिए उनका एक ब्रांड है .&key, जो सालाना 100% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। 100% ग्रोथ। और जब आप अपना खुद का ब्रांड बेचते हैं, जिसे आपने खुद बनवाया है, तो बीच का कोई डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड कमीशन तो होता ही नहीं है ना। सटीक बात। खुद के ब्रांड्स हाई टीन्स यानी 15 से 19% तक का EBITDA मार्जिन देते हैं। वाओ, 19% मार्जिन। हाँ, तो जब आपके पास ऐसे हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो उस अतिरिक्त डिलीवरी कॉस्ट की भरपाई कर देते हैं जो सेम डे डिलीवरी के कारण बढ़ रही है। मतलब वो क्रॉस सब्सिडी कर रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल। कोटक उस नजदीकी दबाव को देख रहा है जो अगले कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन को कम करेगा, जबकि ICICI इस बात पर दाव लगा रहा है कि जब ये पूरा फ्लाईव्हील घूमेगा ना, फ्लाईव्हील मतलब सब कुछ एक साथ काम करेगा। हाँ, जहाँ खुद के ब्रांड्स का मुनाफा, विज्ञापनों का रेवेन्यू और B2B का स्केल एक साथ काम करेंगे, तो नायका एक बहुत ही मजबूत स्थिति में होगा। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटे ना, हाँ। तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। वो क्या? नायका अब सिर्फ वो वेबसाइट नहीं रही जहां जाकर आप आराम से काजल ऑर्डर करते थे और 3 दिन बाद उसके आने का इंतजार करते थे। नहीं,
अब वो दुनिया बदल चुकी है। बिल्कुल। आज ये एक डायनामिक और आक्रामक लाइफस्टाइल कंग्लोमरेट है जो कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एक तरफ उन्हें अपने 76,000 प्रोडक्ट्स की उस विशाल डिस्कवरी और वैरायटी को जिंदा रखना है जो उनकी असली पहचान है, और दूसरी तरफ उन्हें आज के उस बेचैन ग्राहक की मुझे ये अभी चाहिए वाली मांग को भी पूरा करना है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। सच में एक टाइट वॉक है ये। हाँ, अगर वे स्पीड पर ध्यान नहीं देंगे ना तो क्विक कॉमर्स उनके रोजमर्रा के ग्राहकों को छीन लेगा। लेकिन अगर वे सिर्फ स्पीड के पीछे भागेंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो जाएगा और वे अपना वो प्रीमियम टच खो देंगे जो उनके 324 फिजिकल स्टोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा हर दिशा से आ रही है। मतलब डिलीवरी की स्पीड के लिए वो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट से लड़ रहे हैं और प्रीमियम फैशन के लिए उनका सीधा मुकाबला टाटा क्लिक और रिलायंस अजियो जैसे बड़े और गहरे पॉकेट वाले दिग्गजों से है। बिल्कुल। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए ना एक बहुत ही गहरा सवाल उभरता है जो शायद नायका के भविष्य की दिशा तय करेगा। क्या सवाल है वो? जैसे जैसे ये रेस तेज हो रही है, क्या भविष्य में नायका को ये चुनना पड़ेगा कि वे वास्तव में कौन है? क्या वे एक बेहतरीन ब्यूटी क्यूरेटर बने रहना चाहते हैं जो दुनिया भर के बेहतरीन ब्रांड्स और प्रीमियम खोज का एक बेजोड़ अनुभव देता है, या फिर क्विक कॉमर्स के इस दबाव में 10 मिनट में लिपस्टिक पहुंचाने की होड़ में वे सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स कंपनी बनकर रह जाएंगे? क्या वो प्रीमियम अनुभव जिसने शुरुआत में नायका को इतना खास और भरोसेमंद बनाया था, इस स्पीड के युद्ध में कहीं पीछे छूट जाएगा?